नमस्कार दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वृक्ष की आयु, एज ऑफ ट्री, वृक्ष की आयु अगर कोई हमको पता करना होगा कि पेड़ कितना साल का है तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके वलयों को गिन कर। वलय क्या होता है? रिंग होता है। वलय किसको बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। तो क्या है कि मान लीजिए कि ये पेड़ है इस तरह का, जिसका जड़ इस तरह से है, तो ये स्टीम होता है, तना स्टीम होता है। इसको काट लिया जाता है। जब इसको काट लिया जाएगा तो करीब करीब ये इस तरह का आपको सामने से देखने पे दिखेगा, इस तरह का, मतलब गोल गोल लेयर दिखता है उसको ध्यान से देखने पे। अगर नहीं दिखता है तो उसको कागज आता है, स्क्रेच कागज, स्क्रैच कागज जिसको बोलिए, उस कागज से रगड़ने पे वो दिखने लगता है। तो इस तरह का सामने से दिखता है, तो वही बोलता है कि ये जो है कि ये एक वलय बनने में, एक रिंग बनने में, एक रिंग को बनने में 1 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 साल का समय लगता है। तो मान लीजिए कि एक वलय बना, ये दूसरा वलय बना, ये तीसरा रिंग बना, ये चौथा रिंग बना, तो 4 रिंग बना तो 4 साल लग गया बनने में। उसी तरह से उसको गिना जाता है। उसमें देखने पे बहुत सारा रिंग होता है, तो इतना दूर दूर में नहीं होता है, बहुत नज़दीक नज़दीक में होता है, बहुत नज़दीक नज़दीक में होता है। तो उसको साइंटिफिकली माइक्रोस्कोप से देख करके निकाला जाता है। नहीं दिखता है, डायरेक्ट आंख से नहीं दिखेगा तो माइक्रोस्कोप। तो यही वलयों का मतलब क्या कह रहा है कि रिंग जो बनता है कहाँ? उसके तना में, स्टेम में, तना में रिंग बनता है। ठीक है। और एक और मेथड होता है कि ये पेड़ का तना है तो इसको ड्रिल कर लिया जाता है। ड्रिल करके इसका ये वाला पोर्शन इस तरह से यहाँ से ड्रिल मारा जाएगा, इस पोर्शन को निकाल लिया जाएगा और फिर इस तरह से पतला सा निकलता है, फिर इसमें ऐसे ऐसे रहता है, उसको गिन लिया जाता है। तो एक तो ये है, हालांकि उसमें भी रिंग को ही गिना जाता है जिसमें ड्रिल किया जाता है और काटा जाता है तो भी, लेकिन ये भी है कि ये एक्यूरेट नहीं है। ये जितना भी इसका रिजल्ट निकल करके आता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है कि एकदम इतना ही, लगभग में जाता है कि अप्रोक्स क्यों एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि किसी वर्ष इस गोला को बनने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा हो, या किसी वर्ष 1 साल में ज़्यादा बना दिया हो। लेकिन जनरल कहता है कि जैसे कोई 8 महीना में रिंग बन गया, कोई 9 महीना में बना, कोई 12 महीना में, किसी को बनने में 14 महीना लग गया, ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मौसमी प्रॉब्लम के चलते, मौसमी बारिश कम हुआ गर्मी की वजह से, या कोई भी अपना जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ उसके वजह से ये दिक्कत हुआ और ये जो है कि प्रॉपर तरीका से 1 साल में एक रिंग नहीं बना पाया। तो ये एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, अप्रॉक्स होता है कि वृक्षों की आयु का पता तो रिंग, वलय मतलब रिंग को गिन करके किया जाता है। और रिंग किसका? स्टेम का, तना में। और इसको काट दीजिए, काट के। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ की आयु हमको गिनना है तो पेड़ काटते चलेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस सही नहीं है। जनरली उस पेड़ का आयु पता लगाया जाता है जो गिर चुका है, जो डिग्रेडेशन हो चुका है, जिसका गिर चुका है या काटा गया है ड्यू टू डेवलपमेंट पॉलिसीज के चलते काटा गया है तब। अब ऐसा नहीं है कि हमको मन है कि गिनने का तो इसको हम आर ही लेंगे और इसको काट देंगे और काट के बैठ के गिनते रहेंगे। तो फिर एक सही पौधा को काट करके नहीं गिनना है, वो जो गिर उड़ जाता है उसको गिना जाता है, या जो जिसका आयु पता लगाया जाता है। तो काट करके जनरल नहीं कि पौधा खड़ा है उसको काट दिए गिनने के लिए, नहीं। ये तरीका है कि वृक्षों की आयु कैसे पता लगाई जाती है। तो उसको रिंग को गिनिएगा तो आयु पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, इसमें हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर, पानी। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब जैसे बोलते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट।
तो हाइड्रो जहाँ आ गया वो पानी का बात करता है। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। पोनिक्स का मतलब होता है श्रम, इंग्लिश में लेबर, हिंदी में श्रम, मेहनत और लेबर। तो यह है कि हाइड्रोपोनिक्स पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं बिना मिट्टी के पादप उगाना, मिट्टी का कोई यूज नहीं है वहाँ पे, कोई सॉइल नहीं। जनरली हम लोग मिट्टी में ही सब कुछ उपजाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यह बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक पौधा लगाइए जिसमें मिट्टी ना हो, सिर्फ पानी हो। तो सिर्फ पानी हो तो क्या होता है, और इसमें कुछ मिलाया जाता है, जैसे नारियल का छिलका। जैसे नारियल का छिलका जो होता है ना, नारियल का छिलका देखें भूसी टाइप का बना हुआ, नारियल का छिलका को मिलाया जाता है, भूसा मिलाया जाता है, भूसा को मिलाया जाता है ताकि वाटर को ऑब्जर्व करके रख सके, लेकिन मिट्टी नहीं होता है। तो हाइड्रो मतलब पानी में पादप को उगाना, ठीक है, ये मिट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट को नासा इस पर बहुत रिसर्च कर रही है। नासा इस पर रिसर्च इसलिए कर रही है, नासा इस पर रिसर्च हाइड्रोपोनिक्स पे इसलिए कर रही है क्योंकि जो नासा है, नासा इस पे बहुत रिसर्च कर रहा है हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर। क्यों कर रही है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी चीज़ों का उत्पादन किया जाए जहाँ पे मिट्टी की उपलब्धता नहीं है, जहाँ की मिट्टी अवेलेबल नहीं है, या फिर मिट्टी अवेलेबल नहीं है, या फिर इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, मिट्टी का गुणवत्ता क्वालिटी सही नहीं है, मिट्टी का क्वालिटी सही नहीं, या मिट्टी सही अवेलेबल ही नहीं है। वो एरिया ऐसा है जहाँ की उस जगह के मिट्टी पे खेती नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स यूज कीजिए, पानी में नारियल का भूसी मिलाइए, भूसा मिलाइए और उस तरह से कोई चीज़ को उपजाइए, तो हाइड्रोपोनिक्स होगा। हाइड्रोपोनिक्स को समझ गए। अब आते हैं अनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मटर के पौधे पर, किसके, मटर के पौधे पर रिसर्च करके बताया था कि जो जीन होता है, मतलब जो एक पेरेंट से जीन उनके दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया था, तो ग्रेगर मेंडल का वो बात करेंगे बाद में। लेकिन अनुवांशिकी का पिता इसलिए क्योंकि अनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, और ये मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। बताया था कि पेरेंट्स से जीन जो है कि उनके बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसको बोला जाता है मेन पार्ट से उसके सब्सिडरी पार्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, इसको याद करने का तरीका क्या है कि याद रखिएगा, इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को याद करने का तरीका यह है कि जैसे ग्रेगर मेंडल में नाम में जीएम है और अनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, तो याद रखिएगा GM जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। लेकिन एक और है कि जीन शब्द का प्रतिपादन, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जीन शब्द को पहला यूज किसने किया था, जीन शब्द का पहला यूज किसने किया था। तो जीन शब्द को यूज करने वाले सबसे पहले थे साइंटिस्ट जोहानसन। इस शब्द को यूज किया था, सिर्फ जीन शब्द को यूज किया था, जीन शब्द को यूज किया था जोहानसन। लेकिन ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था। ये सिर्फ जीन शब्द के यूज किए थे, जोहानसन जीन, जोहानसन जीन, जोहानसन जीन, याद रखिएगा। GGM तो याद रखिएगा ही, जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, और फिर याद रखिएगा कि जीन जोहानसन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था,
तो जोहानसन, जीन जोहानसन। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, क्योंकि मटर के पौधे पे इन्हें रिसर्च करके बताया था कि कैसे जीन ट्रांसफर होता। अब यहाँ पे है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो उसके फादर के, पिता के गुणसूत्रों से होता है। लिंग निर्धारण का मतलब कि कोई मेल जन्म लेगी कि फीमेल जन्म लेगी, मतलब लड़का होगा कि लड़की जन्म लेगी, वो किस पे निर्भर करता है, तो उसके फादर पे निर्भर करता है। फादर के क्रोमोजोम पे, पिता के क्रोमोजोम पे, जिनको गुणसूत्र बोला जाता है। क्योंकि होता क्या है कि फीमेल में, ये फीमेल तो मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है, और फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। तो अगर मान के चलिए कि इधर से एक्स क्रोमोजोम वाला आया जाइगोट बनाने के लिए, और इधर से भी चल दिया एक्स वाला ही, तो ये क्या बन गया, लड़की, गर्ल्स। लेकिन इनके पास, फीमेल के पास, महिलाओं के पास तो दोनों एक्स क्रोमोजोम होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लिंग निर्धारण करने में कि बच्चा जो जन्म लेगा उसका क्या लिंग होगा। लेकिन ये भाई साहब जो हैं मेल, इन्हीं में सब दिक्कत है कि एक्स और वाई, ये को रखते हैं एक्स और एक रखते हैं वाई, और इनका कभी एक्स आके मैच करता है, तो अगर एक्स आके मैच करता है तो लड़की जन्म ले लेती है, क्योंकि इधर से तो एक्स से आएगा, इधर से कोई चांस नहीं है, इस फीमेल पार्ट से एक्स ही आएगा। बच जाता है मेल से कि आप क्या उधर से, आपके तरफ से आता है, तो एक्स और एक्स मिल जाता है तो लड़की बन जाती है। फिर अगर मान लीजिए कि एक्स, तो ये तो एक्स ही देगी, पहला बार में भी एक्स दी, दूसरा बार में भी एक्स देगी, और 100 बार, महिला 100 बार भी इसका क्रोमोजोम एक्स ही आएगा। लेकिन इस बार पहली बार एक्स दिए थे और इस बार ये वाई दे दिए, तो दोनों क्रोमोजोम अलग हो गया, और ये अब बॉयज, लड़का जन्म ले लेगा। तो ये लड़का जन्म ले लेगा, एक्स और वाई क्रोमोजोम। एक्स एक्स सेम अगर आकर के मिल गया तो लड़की, और एक्स वाई हो गया तो लड़का। तो इसलिए ये कौन जिम्मेदार है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की, जिम्मेदार आदमी है, मेल जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार मेल होता है। लेकिन ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल के ऊपर, जो कि बहुत गलत बात है। जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए सभी पुरुष लोग, आपकी जिम्मेदारी है। और आपके ऊपर एक शायरी बैठता है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हीं ने बिगाड़ी थी। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, और आप ब्लेम हमेशा इन्हें करते रहते हैं कि तुम्हारे कारण लड़की नहीं हुई, तुम्हारे कारण लड़का नहीं हुआ, जो कि जिम्मेदार आप हैं इस चीज़ के लिए कि क्या जन्म लेगा, लड़का जन्म लेगा कि लड़की। इनके पास तो एक ही चीज़ है, सेम टू सेम, ये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है, मेल पर्सन ही जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और इसमें बता देना चाहते हैं कि 46 क्रोमोजोम, लिंग का निर्धारण तो पिता के गुणसूत्र से होता है, बताएं, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोजोम इसमें होता है, तो इनमें एक्स और वाई होता है। अगर ई एक्स एक्स मिल गया तो लड़की, और एक्स वाई हो गया, जो कि फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स होता है। तो मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना, 46। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है, 46। मनुष्य में गुणसूत्र को क्रोमोजोम बोलते हैं, क्रोमोजोम 46 होता है गुणसूत्रों की संख्या टोटल। एक नॉर्मल अगर बच्चा है, देखिए एक चीज को समझिए,
46 क्रोमोजोम का मतलब है कि वो बच्चा कैसा है, नॉर्मल है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 जोड़ा होता है, 46। लेकिन अगर किस्मत खराब रहा, 47 हो गया, तब क्या होगा? देखिए, जब 47 हो जाता है, अगर किस्मत खराब रहा, 46 से 47 हो गया या 45 हो गया, तो हम क्या बोले कि नॉर्मल 46 है, ठीक है, इसको नॉर्मल हो बोलिए। लेकिन अगर 47 हो गया तो इसी को बोलते हैं, बीमारी हो जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। इसी को बोला जाता है पटाऊ, पटाऊ सिंड्रोम। इसी को बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, इसी को बोला जाता है पटाऊ सिंड्रोम, और इसी को बोला जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। तो 3 नाम है इसका। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बीमारी वो बीमारी है जिसमें क्रोमोजोम की संख्या 1 बढ़ जाती है, 47-46 से हो जाता है। कितना हो जाता है? +1 हो जाता है, तो 47 हो जाता है। इसको बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम बीमारी में जो है कि क्या होता है कि बच्चा अबनॉर्मल टाइप का एक्टिविटी करता है, स्लो होता है, डेवलपमेंट स्लो होता है, देखने में अजीब टाइप का लगता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम बीमारी से जूझने वाले लोग में कुछ लोग प्रसिद्ध भी हैं आज के डेट में। तो डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसलिए इसका नाम पड़ा, नाम एक बढ़ जा रहा है लेकिन डाउन का है क्योंकि इस साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन। साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन, जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था कि इन बच्चों में क्या दिक्कत है कि इस तरह की एक्टिविटी है, तो ये एक क्रोमोजोम का बढ़ जाना है। अब डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोम का बढ़ जाना, जिसी को पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। और एक चीज इसमें बात ध्यान रखने वाली है, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, आप थोड़ा सा इसमें और रिसर्च कर लीजिएगा, हम नाम बता दे रहे हैं। जैसे 46 नॉर्मल हुआ, हम बोले कि 47 हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, DS डाउन सिंड्रोम, या पटाऊ सिंड्रोम PS, या एडवर्ड सिंड्रोम ES। नाम सबका पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि लैंगडन डाउन ने इसका खोज किया था, इसलिए डाउन सिंड्रोम। अब यह बता रहे हैं कि बच्चा अब नॉर्मल होता है, और सारा बच्चा का फोटो देखिएगा ना डाउन सिंड्रोम वाला का, तो सब करीब करीब देखने में सेम जैसा लगेगा, मतलब लगेगा कि अरे तो फोटो कॉपी है, क्योंकि वो बीमारी वैसा है उसके चलते। अब इसमें डाउन सिंड्रोम में हम पढ़े थे, तो ये पढ़े अभी करंट का वो मुद्दा था कि एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित गोपी कृष्णन के वर्मा, गोपी कृष्णन के वर्मा जो है कि केरला के हैं, केरला के कोझिकोड जगह है, कोझिकोड जगह है, कोझिकोड, केरला के कोझिकोड जगह है। गोपी कृष्णन के वर्मा उनका नाम है, और इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, किस लिए कि थायराइक, ये मूवी को बनाए हैं। थायराइक मूवी का नाम है। क्या मूवी का नाम है? थायराइक। थायराइक मूवी का नाम है इनका, जो कि केरला में, और इसमें ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति हैं, गोपी कृष्ण के वर्मा। लेकिन इन्होंने लीड रोल में काम किया, हीरो का लीड रोल में काम किया है, लीड रोल में हीरो का काम किया है। तो थायराइक
47 गोपी कृष्णन के वर्मा के बारे में बताएं कि थायराइक मूवी, THI थायराइक केरला की मूवी है, उसमें इन्होंने कैसा रोल किया है, लीड रोल किया है। तो कोई भी पहला हीरो या पहला व्यक्ति जिसने किसी मूवी में लीड रोल का काम किया है जो डाउन सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित है, वैसे हैं गोपी कृष्ण। इनका सर्च कीजिएगा। हम कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, मेरे प्रोफाइल के कम्युनिटी सेक्शन में आप देखिएगा, मैं फोटो को डाल दूंगा गोपी कृष्ण के वर्मा का दृश्य। आप ज़्यादा जानने के लिए इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में, गोपी कृष्ण के वर्मा के बारे में। थायराइक मूवी को बनाया है इन्होंने, और ये पहला ऐसा हुआ है कि कोई डाउन सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो है कि मूवी में लीड रोल में काम किए हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, लेकिन 47 हो जाए तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। और अगर यही चीज ठीक है, 46 से 47 को समझ गए कि 46 होता है नॉर्मल, 47 को समझ गए कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। गोपी कृष्ण के वर्मा के बारे में पढ़े कि डाउन सिंड्रोम से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जो कि इसमें क्या होता है, क्रोमोजोमों की संख्या 1 बढ़ जाती है। हम गोपी कृष्ण के वर्मा के बारे में पढ़े कि थायराइड मूवी बनाया उन्होंने, केरल में कोझिकोड जिले के रहने वाले हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई डाउन सिंड्रोम से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति किसी मूवी में लीड रोल में काम किया है। अब हम बोले कि अगर 46 से 47 हो जाए तो ये इतना चीज जिक्र किया कि एगो बढ़ जाता है, और अगर 46 से 45 हो जाए तो मान लीजिए एक घट गया, तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम बीमारी को। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है, एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है। और इसी को याद रखिएगा कि 45 होता है तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एक क्रोमोजोम कम हो जाता है। 46 तो नॉर्मल है, ये क्या एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस तरह का बच्चा जन्म लेगा तो एकदम। लेकिन अगर 47 डाउन सिंड्रोम वालों को दिखिएगा तो आपको देख के पता चलेगा कि थोड़ा विक्षिप्त टाइप का दिखते हैं ये लोग, और मतलब बेचारे बीमारी से पीड़ित होते हैं, इस वजह से उनमें डेवलपमेंट की बहुत कमी होती है और बहुत सारे समस्याओं से वो जूझते रहते। स्लो होता है, वो देखेंगे किसी तरफ तो देखते रहेंगे, बहुत स्लो एक्टिविटी, अजीब। तो आप इमेज देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, फोटो देख लीजिएगा डाउन सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ऐसा व्यक्ति को तो हम देखे हुए हैं, लेकिन हम जानते नहीं थे कि ये डाउन सिंड्रोम का केस है, बेचारा को प्रॉब्लम है इस तरह से। तो हमें सहानुभूति है ऐसे लोगों के साथ जो या तो टर्नर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं या डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। उन्हें समाज में अगर किसी तरह से आपको दिखें तो भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें आपकी तरह साधारण नॉर्मल बना करके नहीं भेजा है, उनमें अवगुण भर दिया। तो जब भी उन्हें देखें तो एक व्यवहारिक रूप से अव्यवहारिकता न दिखाएं सामाजिक रूप से, और हंसे नहीं देख करके। उस चीज़ पर कभी नहीं हंसना चाहिए जो किसी को भगवान दे करके बनाए हों, बाकी आप किसी चीज़ पे हंस सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में खाते हैं, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में आहार में लेते हैं, उनमें किन विटामिन की कमी होती है। तो मक्का को खूब खा रहा है कोई, मान लीजिए, तो कह रहा है कि मक्का को जो मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं, जो मक्का ही मक्का खा रहा है, दिन रात सुबह शाम मक्का खा रहा है, तो विटामिन का तो सब विटामिन तो होगा नहीं मक्का में, तो कुछ चीज़ का कमी होगा। तो जो मक्का में विटामिन का कमी होगा, मान लीजिए दिन रात मक्का खा रहे हैं,
तो इसमें सब विटामिन तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो कमी होगा, एक ना एक चीज़ तो कम होगा। मान लीजिए ये है, एक चीज़ कम होगा, तो किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो ये विटामिन B1 नहीं, विटामिन B1 नहीं, विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी हो जाती है, जिसको नियासिन कहते हैं, नियासिन कहते हैं, जिसको नियासिन कहते हैं, जिसको नियासिन कहते हैं, जिसको नियासिन कहते हैं। तो मक्का को जो लोग मुख्य अनाज के रूप में यूज करते हैं, उनमें नियासिन विटामिन B3 की कमी हो जाती है, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी हो जाती है मक्का सिर्फ खाने से, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग के बारे में बताते हैं कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ये नहीं, इसके बारे में बताएंगे। तो विटामिन मक्का में मुख्यतः किसकी कमी? B3, नियासिन की कमी हो जाती है, नियासिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट, और नियासिन से क्या होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग क्या देता है? 3D देता है, इसको 3D बोला जाता है पेलाग्रा को। 3D क्या क्या है? तो 3D में 1D का मतलब है, 3D में 3D होता है, तो 1D का मतलब है डायरिया, 1D का मतलब है डायरिया, दूसरा D का मतलब है डिमेंटिस, मनोदशा भ्रमित हो जाता है, दूसरा D का मतलब है डिमेंटिस, दूसरा D का मतलब है डिमेंटिस, मनोभ्रंश इसको कहते हैं, बुद्धि से सोचने में कंफ्यूज करता है आदमी, किसी चीज़ को देखने में कंफ्यूज करता है। तो एक तो डायरिया होता है, दूसरा डिमेंटिस होता है, तीसरा डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, मतलब त्वचा से संबंधी बीमारी होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं तो स्किन के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो डिमेंटिस बोलते हैं कि मनोभ्रंश दशा हो जाता है, मानसिक सोचने में वो व्यक्ति भ्रमित होने लगता है, और डायरिया तो जानते हैं उल्टी दस्त। तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है किससे? नियासिन की कमी से। और जो लोग मक्का अधिक खाते हैं उनमें विटामिन B3 की कमी होती है और उनको पेलाग्रा नामक रोग धर लेता है। पेलाग्रा को बोलते हैं 3D, जिसमें डिमेंटिस, डायरिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा से संबंधी भी बीमारी है, डायरिया भी है, उल्टी दस्त भी है, और डिमेंटिस बोलते हैं मनोदशा एग्जैक्ट सही तरीके से सोच नहीं पाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, इसलिए। और ये विटामिन B1 जो दिया हुआ है, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत है खैर, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर सही कर लीजिएगा, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 नियासिन की कमी हो जाती है, और D3 देता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है, पेलाग्रा। ये विटामिन B1 जान लीजिए कि क्या है। विटामिन B1 बेरी कहते हैं, बेरी। और विटामिन B1 की कमी वहाँ होती है जहाँ पे लोग पॉलिश्ड चावल खाते हैं, चावल को पॉलिश्ड किया हुआ, पॉलिश्ड चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। जिन क्षेत्रों में लोग पॉलिश्ड चावल ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे विटामिन B1 की कमी होती है, और उसको बेरी रोग बोलते हैं। बेरी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, द मैन हु कैन नॉट एबल टू वॉक, जो चल नहीं सकते हैं उसी को बेरी का मतलब ही होता है कि जो चल नहीं सकता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है, और बेरी का मतलब ही होता है, बेरी मतलब जो नहीं चल सकता है, बेरी का मतलब जो नहीं चल सकता है। और ये किस लिए होता है, किसके कमी से होता है? पॉलिश्ड चावल खाने से, पॉलिश्ड राइस, PR, पॉलिश्ड राइस, पॉलिश किया हुआ चावल खाने से होता है। और पॉलिश किया हुआ चावल अधिक खाने से ये विटामिन B1 की कमी होती है, और बेरी का मतलब व्यक्ति चल नहीं सकता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी पकड़ लेता है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के।